हेलो गाइस, तो फाइनली स्वागत है आपका ही आपके इस चैनल साल्वेंसी क्रिएशन पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कोलंबस की कहानी। दोस्तों, मैंने ये 22वां पॉइंट चल रहा है अपना। मैंने इसके पहले बहुत सी वीडियो अपलोड कर दिया हूँ इस चैप्टर से, तो आप देख सकते हैं इन सबको हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो मैं इस वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को देख लेना। और अब हम देखने वाले हैं कोलंबस की कहानी। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट कंटेंट हमेशा डलते ही रहता है और डलेगा ही, ये तो निश्चय ही है। तो कोलंबस के बारे में हम सुनते हैं। दोस्तों, आपने कोलंबस को दोस्तों बहुत जगह पढ़ा भी होगा, और यह एक बहुत ही मशहूर व्यक्ति है। दोस्तों, कोलंबस ये कैसा व्यक्ति है? दोस्तों, ये भविष्यवाणियों में विश्वास करता था। भविष्यवाणियों में विश्वास करता था। और ये सांता मारिया नाम की एक छोटी सी नाव थी, है ना कि नहीं? इसके पास सांता मारिया नाम की एक छोटी सी नाव थी और दो छोटे जहाज थे। उनका दो छोटे जहाज का नाम क्या है? पिंटा और नीना। आपकी एक नाव का नाम याद रखना है, सांता मारिया। ये क्या सोचता था कि मेरा पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करने का मुझे मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। तो 12 अक्टूबर 1492 को उन्हें एक ज़मीन दिखी कोलंबस को। आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, बड़ी अजीबो गरीब कहानी है कोलंबस की। जो 1492 में उन्हें एक ज़मीन दिखी, मतलब कि वो निकल गए अपना बेड़ा लेकर, खोजने के लिए निकले थे कि कोई द्वीप मिल जाए, सोना चांदी मिल जाए। तो उस समय खोजें होती रहती थी, तो कोलंबस भी खोज करने के लिए निकला था। तो उसे 1492 को ज़मीन दिखी, तो कोलंबस ने क्या समझा? भारत समझा। लेकिन वह स्थान क्या था? बहामा द्वीप समूह का गुआनाहानी द्वीप था। अब वो पहुंच गया कहाँ? गुआनाहानी द्वीप, है ना कि नहीं दोस्तों? फिर क्या हुआ? अरावाक, वहाँ पर कौन रहते थे? अरावाक समुदाय रहते थे गुआनाहानी द्वीप पर। और वहाँ पर कौन पहुँच गया? अपने ये कोलंबस, बहुत ही बड़ा महाराज है। तो आप इसके बारे में कहानी बड़े ही ध्यान से सुनिए दोस्तों, ज़रा भी मिस मत कीजिए वीडियो को। यदि आपने मिस कर दिया तो आप बहुत बड़ा मिस करने वाले हैं। तो ये अरावाक लोग रहते थे गुआनाहानी द्वीप पर। अरावाक लोगों की ये विशेषता है, उसने ही खुद लिखा था। कोलंबस ने अपनी एक डायरी ले गया था, उसमें उसने क्या लिखा कि वो इतना अधिक प्यार जताते हैं कि मानो उनका प्यार भरा कलेजा ही बाहर निकल आएगा। ये किसने लिखा था? ये स्वयं कोलंबस ने लिखा था दोस्तों। मतलब रोजना मच्छी, जिससे हिंदी में अपन क्या कहते हैं, डायरी कहते हैं, वो साथ ले जाता था। तो उसने ये लिखा था कि इतना अधिक प्यार जताते हैं कि मानो उनका प्यार भरा कलेजा ही बाहर निकल आएगा। तो आप समझ सकते हैं, जब कोलंबस ने ऐसा लिखा है तो वो किस प्रकार से उनका स्वागत किया होगा उन्होंने, वो किस प्रकार से जीवन यापन करते थे। फिर क्या किया कोलंबस ने? गुआनाहानी का नया नाम उसने बदल कर सैन सेल्वाडोर रख दिया। अब उसकी कहानी शुरुआत होती है दोस्तों। कोलंबस की रणनीति बन रही थी, बिल्कुल चुटकी बजा के रणनीति उसने बना लिया। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ के कोई व्यक्ति थे या प्रजाजन, उन्होंने बताया कि जो हिस्पानियोला है, एक स्थान था वहाँ पर सोने की मात्रा है। तो हिस्पानियोला में सोना है। ये किसने बताया था? ये बताया था वहीं गुआनाहानी में रहने वाले व्यक्तियों ने। किसे? कोलंबस को बताया था। फिर कोलंबस का जो मन है वो होने लगा कि मैं भी सोना प्राप्त करूंगा। तो वो हिस्पानियोला के लिए निकलने ही वाला था कि अचानक से क्या हुआ दोस्तों? अचानक से, बड़े ही ध्यान से सुनिए दोस्तों, अचानक से एक कैरिब नाम का एक कबीला था, उसने आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर? कोलंबस के ऊपर। तो उनका जो अभियान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फिर क्या हुआ दोस्तों? जो उनकी नावें बची थी, अब वो भी सड़क गल गई थी, तो उनका वापस आना भी संभव नहीं हो पा रहा था। तो फिर उन्होंने क्या किया? नाव फिर से बनाई उन्होंने ही, और वो फिर वापस आए। तो फिर उन्होंने क्या सिद्ध कर दिया दोस्तों? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, कि उन्होंने बताया यदि 5 सप्ताहों तक व्यापारिक हवाओं के साथ
ये पॉइंट ध्यान में रखना दोस्तों। यदि 5 सप्ताहों तक व्यापारिक हवाओं के साथ यात्रा की जाए तो पृथ्वी के गोले की दूसरी ओर पहुंचा जा सकता है। दोस्तों आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को। 5 सप्ताहों तक व्यापारिक हवाओं के साथ अपने को क्या करना है, यात्रा करना है समुद्र में। तो पृथ्वी के जो एक गोला है तो उसके दूसरे गोले की ओर जा सकते हैं। मतलब अपन इधर हैं तो इधर से अपन यहाँ पर आ सकते हैं। 5 सप्ताहों तक अपने को क्या करना है, व्यापारिक हवाओं के साथ यात्रा करना है। तो दोस्तों आप बिल्कुल कोलंबस की तरह ही बेड़ा लेकर निकल जाइए और 5 सप्ताह के लिए समुद्र की यात्रा में चल बसिए। 23वां पॉइंट है दोस्तों अपना। दोस्तों मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने बहुत से वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो प्लीज़ आप उन वीडियो को भी जाकर देख लीजिए और इसी प्रकार के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए। 23वां पॉइंट है दोस्तों, रेखांक कोष्ठक क्या है। मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया था। यदि आपने पिछला वीडियो बता दिया है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं कि रेखांक कोष्ठक क्या है। दोस्तों मैं समझ रहा हूँ कि आपने कमेंट कर दिए होंगे। अब हम रिकांक्विस्टा देख लेते हैं। रिकांक्विस्टा का अर्थ होता है पुनर्विजय। ईसाई राजाओं द्वारा आइबेरियन प्रायद्वीप पर प्राप्त सैनिक विजय को रिकांक्विस्टा कहते हैं। ये हमेशा पूछा जाएगा दोस्तों। 24वां पॉइंट है, स्पेनिश भाषा में नाव शब्द का अर्थ है भारी जहाज। ये भी पूछा जाता है दोस्तों, नाव शब्द का क्या अर्थ है, भारी जहाज। मतलब नाव कौन सी भाषा का शब्द है, नाव स्पेनिश भाषा का शब्द है। कोलंबस की स्मृति में, स्मृति का मतलब होता है याद में। कोलंबस तो चल गया, उसने बहुत ही मतलब कि उनके साथ अरावाक लुकायो के साथ दोस्तों बहुत ही बुरा बर्ताव किया था। उसने बिना उनसे पूछे जो गुआनाहानी द्वीप था उसने उसका नाम बदलकर सैन सेल्वाडोर रख दिया था। जो अरावाक लुकायो समुदाय है उनसे बिना पूछकर उसने वहाँ का अपने को सम्राट घोषित कर दिया था। तो दोस्तों ये ऐसा काम किसने किया था, ऐसा काम करने वाले हैं अपने कोलंबस महाराज। तो कोलंबस की याद में कोलंबिया नाम रखा गया। ये कोलंबिया कहाँ है दोस्तों, ये कोलंबिया अमेरिका में है। दोस्तों ये नॉर्थ एंड साउथ अफ्रीका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका का नामकरण अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर किया गया है। ये अमेरिगो वेस्पुस्सी ने क्या कहा था, इन्हें नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को नई दुनिया कहकर संबोधित किया था। अब 27वां पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों आप यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मैं बार बार रिक्वेस्ट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास ये कंटेंट हमेशा पहुँचते रहे और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 27वां प्रश्न है दोस्तों अपना, अमेरिका नाम का प्रयोग सर्वप्रथम एक जर्मन प्रकाशक द्वारा 1507 में किया गया। फिर क्या हुआ, 8वां पॉइंट है, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा के बारे में आप सभी जानते होंगे, आप 6वीं से पढ़ते आ रहे होंगे, मिडिल स्कूल से पढ़ते आ रहे होंगे। वास्को डी गामा क्या है, एक बार आप दिल खोल कर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वास्को डी गामा कौन है, वो कैसा क्या है, उसके बारे में सब पूरा डिस्क्राइब कर देना कमेंट बॉक्स में। तो प्लीज़ हमें भी थोड़ा मोटिवेशन आएगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमें भी पढ़ाने में थोड़ा मज़ा आएगा। तो मैं वास्को डी गामा के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अभी वीडियो को पॉज करके और कमेंट कर दें। वास्को डी गामा दोस्तों कालीकट पहुँचा था कब, 1498 में। तब उसका स्वागत कालीकट के राजा जामोरिन ने किया था वास्को डी गामा का। कब, 1498 में वो भारत आ गया था। उसने ही दोस्तों रास्ता सभी को बताया कि किस प्रकार से भारत जाया जा सकता है। तो सभी जो ब्रिटिश लोग हैं वो अपने भारत में व्यापार करने के लिए आने लगे। तो ये वास्को डी गामा ही था दोस्तों। तो इसी के कारण हमारे देश में अंग्रेज आए और ये 200 या 400 वर्षों तक हमारे देश में शासन किया और हमें गुलाम बनाकर रखा। 9वां पॉइंट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में हुई थी। ये भी पूछा जा सकता है, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। ये दोस्तों बहुत ही कंफ्यूज करने वाले ये दोनों पॉइंट हैं, तो आप इन पॉइंट को अच्छे से देख लीजिए। 30वां प्रश्न है, चेचक ने अरावाक लोगों पर कहर ढा दिया।
क्योंकि उनमें प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। किन में? अरावाक लोगों पर। और एक तो कोलंबस ने भी बहुत मार मारी थी अरावाक लोगों पर, और प्रतिरोधक क्षमता भी नहीं थी, तो चेचक ने उन पर कहर ढा दिया। फिर क्या हुआ? कॉर्टेस और उसके सैनिकों को कॉन्क्विस्टाडोर कहा जाता है। कॉन्क्विस्टाडोर किन्हें कहा जाता है? कॉर्टेस था तो कॉर्टेस के बारे में भी अपन पढ़ेंगे कि कॉर्टेस कैसा शासक था। उसने बहुत कुछ किया दोस्तों, पर कैसा किया वो देखेंगे। कॉन्क्विस्टाडोर किसे कहते हैं? कॉर्टेस और उसके सैनिकों को कॉन्क्विस्टाडोर कहा जाता था। डोना मेरीना क्या है दोस्तों? अब डोना मेरीना के बारे में अपन देख लेते हैं। डोना मेरीना से कहानी अपनी शुरू होती है किसकी? कॉर्टेस की दोस्तों। डोना मेरीना टेवेस्को के लोग, जो टेवेस्को स्थान है, टेवेस्को के लोगों ने कॉर्टेस को डोना मेरीना नाम की एक सहायिका दी थी। मतलब कि ये उपाधि थी दोस्तों। सहायिका को अपन क्या कह सकते हैं? सिनोनिम्स हो सकता है सहायिका का। सहायिका का हो सकता है उपाधि। तो उपाधि दी थी किसने? टेवेस्को के लोगों ने। किसे? कॉर्टेस को। आपको ये ध्यान में रखना है। डोना मेरीना। मालिनचिस्टा। मालिनचिस्टा क्या है? तो वह व्यक्ति जो दूसरों की भाषा और कपड़े की हूबहू नकल करता है, मालिनचिस्टा कहलाता है। मालिनचिस्टा वह व्यक्ति जो दूसरों की भाषा और कपड़े की हूबहू नकल करता है, मालिनचिस्टा कहलाता है। 34वां पॉइंट है दोस्तों अपना, कॉर्टेस ने बिना कोई कारण बताए। अब कॉर्टेस की कहानी शुरू होती है दोस्तों। कॉर्टेस ने क्या किया? बिना कोई कारण बताए सम्राट मोंटेजुमा को नज़रबंद कर लिया, है ना कि नहीं? मोंटेजुमा जो एज़टेक शासक था, उसे क्या कर लिया इसने? नज़रबंद कर लिया। फिर उसके नाम पर शासन चलाने लगा। कौन? कॉर्टेस। ध्यान से सुनना है दोस्तों, बिल्कुल आपने यदि मिस किया तो आप बहुत बड़ा मिस करने वाले हैं। कॉर्टेस ने फिर कॉर्टेस शासन करने लगा। कॉर्टेस ने क्या किया कि थोड़े दिन के लिए एल्वारेडो को वहाँ का सम्राट घोषित कर दिया। फिर क्या हुआ दोस्तों? चूंकि दोस्तों एक बात मैं यहाँ पर बताना भूल गया, मोंटेजुमा ने कॉर्टेस का हार्दिक स्वागत किया था। एज़टेक लोग बड़े सम्मान के साथ स्पेनियों को शहर के बीचों बीच ले गए, जहाँ मोंटेजुमा ने उन पर उपहारों की वर्षा कर दी। फिर क्या हुआ? कॉर्टेस को अपने सहायक एल्वारेडो, ये एल्वारेडो दोस्तों उसका मतलब कि बिजनेस पार्टनर था एल्वारेडो उस समय। तो इसने कॉर्टेस ने क्या किया? एल्वारेडो को सब कुछ सौंप दिया और जल्दी से क्यूबा लौट गया। कौन? कॉर्टेस। फिर स्पेनी शासन के अत्याचारों से और सोने के लिए उनकी निरंतर मांगों के दबाव के कारण आम जनता ने विद्रोह कर दिया। एल्वारेडो में कत्लेआम का हुक्म दे दिया। जो एल्वारेडो है उसने कत्लेआम कर दो ऐसा हुक्म दे दिया, बिल्कुल मार काट मजा डालो, ऐसा किसने हुक्म दिया? एल्वारेडो ने। जब 25 जून 1520 को कॉर्टेस वापस आ गया तो उसे घोर संकट का सामना करना पड़ा। कैसे संकट? कि पुल तोड़ दिए गए हैं, और क्या कर दिए गए हैं? पुल तोड़ दिए गए हैं, सड़कें बंद कर दी गई थी, स्पेनियों को भोजन और पेयजल की घोर कमी का सामना करना पड़ा। फिर इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? आंसू भरी रात, जो आप पॉइंट देख रहे हैं यही हुआ। आंसू भरी रात क्या थी? आंसू भरी रात एज़टेकों की स्पेनियों के साथ लड़ाई जारी रही। मतलब स्पेनियों के साथ उनकी लड़ाई चलती रही, और उसके परिणाम स्वरूप 600 अत्याचारी विजेता और उतने ही ट्लेक्स क्लान के लोग मारे गए। इस हत्याकांड की इस भयंकर रात को नाइट ऑफ टीयर्स या आंसू भरी रात भी कहते हैं दोस्तों। ये बहुत ही आंसू भरी रात थी दोस्तों। आप इसे थोड़ा गूगल में सर्च करके और भी देख सकते हैं इसके बारे में, यदि आप जिज्ञासु हैं तो। अब आगे चलते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों जो कॉर्टेस था जिसने एज़टेक लोगों को हरा दिया था, वो न्यू स्पेन का कैप्टन जनरल बन गया। फिर उसे चार्ल्स पंचम द्वारा सम्मानों से विभूषित किया गया। चार्ल्स पंचम कोई उस समय के बहुत बड़े महान नेता रहे होंगे, तो उसे सम्मानों से विभूषित किया गया। अब हम पिंजारों के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ये अपना लास्ट पार्ट है दोस्तों। इससे पहले पार्ट में हम पूरा चैप्टर कवर कर चुके हैं। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना दोस्तों, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में।
प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पिंजारो दोस्तों गरीब और अनपढ़ था, है ना कि नहीं। ये फ्रांस का था। ये पिंजारो कहाँ का था? फ्रांस का था। और ये गरीब और अनपढ़ भी था। इंका राज्य के नवनिर्वाचित राजा अताहु आल्पा को पिंजारो ने बंदी बना लिया, है ना कि नहीं। इंका राज्य जो था उसके नवनिर्वाचित मतलब कि अभी अभी बने होंगे राजा अताहु आल्फा को उसने किया क्या? बंदी बना लिया। किसने? पिंजारो ने। और राजा ने अपने को मुक्त करने के लिए उसे रिश्वत दी। रिश्वत किसे दी? पिंजारो की। कि रिश्वत कैसी थी? एक कमरा भर सोना फिरौती में देने का प्रस्ताव किया था अताहु आल्पा ने। किसे? पिंजारो को। कि मुझे आप छोड़ दो, मैं आपको एक कमरा सोना दे दूंगा। तो ये प्रस्ताव माने हैं। फिर ये प्रस्ताव पिंजारो ने नहीं माना दोस्तों। फिर इंका साम्राज्य का उसने विनाश कर दिया। किसने? पिंजारो ने। ब्राज़ील में टिम्बर यानी इमारती लकड़ी होती है। टिम्बर का मतलब क्या होता है ब्राज़ील में? इमारती लकड़ी। ब्राज़ील वुड वृक्ष से सुंदर लाल रंजक डाई मिलती है। जो अपन बाल में डाई कराते हैं दोस्तों, वो कई प्रकार की डाई होती है। तो जो लाल रंजक है तो वो ब्राज़ील वुड वृक्ष से मिलती है। और ब्राज़ील वुड वृक्ष ब्राज़ील में ही होता होगा शायद। अब देख लेना, यदि आपको डाउट हो रहा हो कि ब्राज़ील वुड वृक्ष कहाँ होता है तो आप गूगल में सर्च कर कर देख सकते हैं। अब उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली क्या होती है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों सभी पॉइंट्स आईएमपी है और ये बहुत ही चुनिंदा पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली जिसमें उत्पादन, आप उत्पादन तो समझते होंगे, तथा वितरण, वितरण भी समझते होंगे, जिसमें उत्पादन तथा वितरण के साधनों का स्वामित्व व्यक्तियों अथवा निगमों के पास होता है। किसके पास होता है? व्यक्ति और कोई निगम यानी कि संस्था या समिति उसके पास होता है। और जहाँ प्रतिस्पर्धी मतलब जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो खुले बाजार में भाग लेते हैं। तो ये होती है दोस्तों उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली। दोस्तों आशा करता हूँ आपको बिल्कुल ये सभी पॉइंट्स समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों अपना वीडियो भी पूरा होने वाला है, थोड़ा सा और धैर्य बना कर रखिए। फिर 41वां पॉइंट है, डोमिनिगो डे सेंटो टोमस ने इंडीज की परिषद में कहा था कि पोटोसी नरक का मुख है। आपसे एक खालिस्तानी या एक अंक में पूछेगा कि नरक का मुख किसे कहा गया था, तो पोटोसी को कहा गया था नरक का मुख, जो हर साल हजारों की संख्या में इंडियन लोगों को निगल जाता है। कौन? पोटोसी। ये किनका कहना है? कार्डिनल डी सेंटो टॉमस। अपना कहना नहीं है दोस्तों, ये आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो पोटोसी है वो नरक का मुख है, पर हाँ इन्होंने कहा था कि पोटोसी जो है वो हर साल हजारों की संख्या में इंडियन लोगों को निगल जाता है। अब 42वां पॉइंट है अपना, 1601 में स्पेन के फिलिप द्वितीय ने सार्वजनिक रूप से बेगार की प्रथा पर रोक लगा दी। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। एरिक विलियम्स कैपिटलिज्म एंड स्लेवरी पुस्तक है ये। कैपिटलिज्म एंड स्लेवरी पूछा जा सकता है कि इसके लेखक कौन है, तो एरिक विलियम्स है। 44वां पॉइंट है, सन 1776 में आपको बड़े ध्यान से सुनना है दोस्तों, ये लैटिन अमेरिका की कहानी बता रहा हूँ मैं दोस्तों। क्या हुआ? सन 1776 में 13 उत्तरी अमेरिकी उपनिवेशों ने, कितने? 13 उत्तरी अमेरिकी उपनिवेशों ने मिलकर ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह करके, किसके विरुद्ध विद्रोह किया इसने? ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह करके 13 उपनिवेश मिल गए थे। कौन? उत्तरी अमेरिका के 13 उपनिवेश मिल के ब्रिटेन जो यूके आज के ज़माने में उसके विरुद्ध विद्रोह किया। फिर क्या हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण कर लिया था। फिर इसके बाद अपन यूएसए कहते हैं ना, जो तो यूएसए का निर्माण इसी प्रकार से हुआ। किस प्रकार से हुआ? सन 1776 में जो उत्तरी अमेरिका के 13 उपनिवेश थे उन्होंने मिलकर क्या किया? एक युद्ध रचा या रणनीति बनाई ब्रिटेन के विरुद्ध और संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण कर लिया था। और दक्षिण अमेरिका, इसे लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। लैटिन अमेरिका किस कारण से कहते हैं? कि लैटिन अमेरिका जो स्पेनी और पुर्तगाली है तो ये इनके
पिता हैं। किसके? दक्षिण अमेरिका के पिता ये हो सकते हैं, मतलब अपनी भाषा में पिता कहें तो ये दक्षिण अमेरिका के जो मूल निवासी हैं वो यहीं के हैं, स्पेन और पुर्तगाल के। तो वो दक्षिण अमेरिका में जाकर बस गए, तो इसी कारण उसे लैटिन अमेरिका कहते हैं। तो फिर बस जाने के बाद भी जो स्पेन और पुर्तगाल के राजकुमार हुआ करते थे वो दक्षिण अमेरिका में वहाँ के नागरिकों का शोषण करते थे, तो इस कारण से इसे लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है दोस्तों। प्लीज़ आपने यदि वीडियो को पूरा देख लिया हो तो दूसरे दोस्तों से भी शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये इस वीडियो में जो बताया गया है वो सब कुछ पता चल सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो में जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।